हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका, लेक्चरर बायोलॉजी जीजीआईसी कासगंज से आप सभी का बायो की ई क्लासेस में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कोशिका और आज हम पढ़ेंगे कोशिका में गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं इसे। गोल्जी बॉडी कोशिका का एक मुख्य कोशिकांग है। इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं और प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पशुओं की कोशिकाओं में अध्ययन किया था इसका। सन 1906 में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज में गोल्जी बॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं। ये विभिन्न आकार की बनी चपटी, कुछ मुड़ी हुई थैली जिसे सिस्टर्नी बोलते हैं का एक समूह होता है। ये थैलियाँ घनी समांतर झिल्लियों के रूप में होती हैं जो प्राय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच फैली होती हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4 से 10 तक थैलियाँ होती हैं जो कहीं कहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक चपटी थैली किनारे पर, जो सिस्टर्नी होती है, किनारे पर कुछ मुड़ी हुई होती है जिसके कारण ये एक प्याले की सी आकृति बना लेती है। सिस्टर्नी की जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है उसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं और कॉनकेव सरफेस जो होती है उसे सिस फेस या एंट्री फेस कहते हैं। कॉनकेव फेस को मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं या एग्जिट फेस भी कहते हैं या ट्रांस फेस भी कहते हैं। वेसिकल जो सिस फेस की ओर होते हैं, सिस फेस यानी कि एंट्री फेस, ठीक है, और सिस फेस की ओर होती है, सिस्टर्नी से जुड़ी होती हैं। ट्रांस फेज के पास की छोटी थैलियाँ कुछ बड़े आकार की होती हैं और ऊपर की चपटी थैली से उत्पन्न होती हैं। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी और ये बहुरूपीय होती है। जैसे कि अभी बताया, बेकर ने इसे सूडान ब्लैक अभिरंजक से अभिरंजित किया और इसे विभिन्न श्राप से संबंधित होना बताया, इसलिए इसको बेकर बॉडी, बेकर ने इसकी खोज की थी इसलिए इसे बेकर बॉडी भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, इसकी संरचना में निम्न घटक दिखाई देते हैं: सिस्टर्नी, नलिकाएं, पुटिकाएं। सिस्टर्नी ये झिल्ली नुमा घुमावदार चपटी संरचना है जो एक दूसरे के समांतर स्थित होती है। ये दिख रही है ना झिल्ली जैसी, ये जो यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है और इनकी संख्या 6 से 8 होती है और गोल्जी बॉडी में इसकी संख्या में विभिन्नता पाई जाती है। ट्यूब्यूल्स ये छोटी शाखित नलिकाकार रचनाएं होती हैं। ये शाखाओं के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये सिस्टर्न के किनारों पर बनती हैं। वेसिकल्स ये छोटी थैली जैसी संरचना होती है। इनका निर्माण नलिकाओं में होता है। वेसिकल्स निम्न प्रकार की होती हैं: ट्रांजिशनल वेसिकल, सिक्रीटरी वेसिकल। ट्रांजिशनल वेसिकल गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर कार्य करता है। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन बनाया जाता है तब ट्रांजिशनल वेसिकल का निर्माण होता है जिसमें प्रोटीन भरा रहता है। ये वेसिकल या थैली कोश का द्रव के माध्यम से गोल्जी बॉडी में प्रवेश करती हैं और अवशोषित हो जाती हैं। दूसरा होता है सिक्रीटरी वेसिकल। गोल्जी उपकरण में संक्रमण पुटिकाओं के अवशोषित होने के बाद श्रावी पुटिकाएं वेसिकल बनती हैं जिन्हें सिक्रीटरी वेसिकल कहते हैं, जिनको कोश का द्रव में छोड़ दिया जाता है। जहाँ से ये वेसिकल्स, ये जो पुटिकाएं होती हैं वो कोशिका झिल्ली तक पहुँचती हैं और इसमें उपस्थित अणुओं को कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। सिस फेज और ट्रांस फेज, जैसे कि मैंने अभी बताया था, गोल्जी बॉडी का जो केंद्रक की ओर भाग होता है उसे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, मतलब निर्माण जहाँ पे हो रहा होता है, निर्माण भाग। और जो सेल मेम्ब्रेन की ओर जो भाग होता है उसे ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेस कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले प्रोटीन सिस भाग से गोल्जी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जिनकी पैकेजिंग करके ट्रांस भाग जो सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है से पुटिकाओं के रूप में निकाला जाता है और इस प्रोटीन को आवश्यक भाग में भेज दिया जाता है। अब फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, क्या फंक्शन है इसका? जो मुख्य फंक्शन है, पहला है सिक्रीशन। गोल्जी सिस्टम
अपने सिस भाग के माध्यम से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। इन पदार्थों को रासायनिक रूप से ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोलाइजेशन कहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के मैच्योरिंग फेज द्वारा बनता है, जो एसिड फॉस्फेट से भरपूर होता है। लाइसोसोम के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब है प्रोटीन शॉर्टिंग, प्रोटीन की छटाई करना। सभी स्रावी प्रोटीन को सबसे पहले गोल्जी बॉडी में ले जाया जाता है, फिर गोल्जी बॉडी इसको अपने गंतव्य यानी कि जो टारगेट होता है, जहाँ पे पहुँचना होता है, जैसे लाइसोसोम प्लाज्मा झिल्ली तक भेजता है। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। पौधों में गोल्जी बॉडी पौधों की कोशिका भित्ति में काम आने वाले जटिल पॉलीसेकेराइड को संश्लेषित करता है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोलाइजेशन, गोल्जी बॉडी प्रोटीन का में ओ लिंक्ड ग्लाइकोलाइजेशन होता है, जिससे आमतौर पर प्रोटीन के थ्रेओनीन और सेरीन अमीनो एसिड के साथ ग्लूकोज को जोड़ा जाता है। अगला है एक्रोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो स्पर्म होते हैं उसकी जो आगे की जो नुक जैसी जो संरचना होती है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है, जिससे वो ओवम में प्रवेश करता है, उसे एक्रोसोम कहते हैं। उसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी से होता है। फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण, पादप कोशिका में जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें फ्रैगमोप्लास्ट जो होता है उसका निर्माण होता है, वो भी गोल्जी बॉडी पुटिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो गोल्जी बॉडी अंडे के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के निर्माण में सहायता करता है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग, यातायात। गोल्जी बॉडी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों पर पहुंचाता है, इसलिए इसको कोशिकाओं के अणुओं के यातायात का निर्देशक या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। कभी कभी ये बोर्ड में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है इनडायरेक्टली कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, उसकी संरचना और कार्य बताइए। तो आप इसमें गोल्जी बॉडी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा गोल्जी बॉडी के कार्य हो गए। और ये देखिए, ये गोल्जी बॉडी है, इसमें ये वेसिकल्स हैं, गोल गोल जो संरचना है थैलीनुमा, इनको वेसिकल्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें जो प्रोटीन वगैरह बनती है वो पैकेजिंग के लिए पहले गोल्जी बॉडी में जाती है, फिर वहाँ से गंतव्य स्थान के लिए पहुँचा दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। कल हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि राइबोसोम जो होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। और 80S राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिए और मैं डिटेल में आपको कल इसका वीडियो सेंड करूँगी। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना काम पूरा कर लीजिए। थैंक यू, बाय।